Assalamu alaikum, welcome all of you. It is a matter of great honor for us that we are starting our learning in the holy month of Muharram al-Haram. So ये लाजम है कि अहले बैत के लिए हम अपनी अकीदत का इजहार करते हुए आगे बढ़ें। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद, दस्ते दरे दस्ते यजीद, हक्का के बनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। इसी तरह मौला अली की खिदमत में नजराना अकीदत पेश करता हूँ। अली इमाम मनस्तो मनम ग़ुलाम अली, अली इमाम मनस्तो मनम ग़ुलाम अली, हज़ार जान गरामी फ़दाए नाम अली। आज हम अपनी लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ सेगमेंट लोकल रेगुलेशन 1 से कर रहे हैं, जो कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन इन पाकिस्तान से रिलेटेड होगा। तो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट लीगल टर्म फर्स्ट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि जितनी भी आगे हमने ट्रांजैक्शन पढ़नी है या मुख्तलिफ केसेस पढ़ने हैं, उनके अंदर इन टर्मिनोलॉजी को हम यूज़ करेंगे, इसलिए इनकी अंडरस्टैंडिंग का होना सबसे ज़रूरी है। Let's start with the important legal terms. So first of all, we will talk about the rules, then the regulation, notification, gazette notification, Gazette of Pakistan, ordinances, then the statutory regulatory orders जिनको SROs कहते हैं, Act of Parliament क्या होता है, लॉ का क्या मतलब है। इस तरह से फिर हम वेरियस एस्पेक्ट्स देखेंगे ऑनवर्ड्स अदर टर्म्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रूल्स से। यस, rules can be described as the guideline or the instruction of doing something correctly. These are the principles that govern the conduct or the behavior or a person in the organization or the country or the jurisdiction. तो हम ये कहते हैं कि जो गाइडलाइन है या इंस्ट्रक्शन है, उनको हम रूल्स कहते हैं। दैट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स और द गाइडलाइंस आर द इंस्ट्रक्शंस, इनको हम रूल्स कहते हैं। रेगुलेशन की जब हम बात करेंगे तो इट मीन्स कि ये किसी कानून के ताबे है, इसकी वायलेशंस के रेपरकशंस हैं। तो रेगुलेशंस रेफर टू द डायरेक्टिव्स आर द स्टैट्यूट, अ लॉ एस्टैब्लिश्ड बाय अ लेजिस्लेटिव बॉडी इनफोर्स्ड बाय लॉ इन अ पार्टिकुलर जुरिस्डिक्शन आर द कंट्री। तो इस तरह से याद रखिएगा दोनों का फ़र्क कि रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या हैं। उसके बाद एक और टर्म है जो पॉपुलर टर्म है और बहुत यूज़ हम करेंगे, दैट इज़ द नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशंस का मतलब है कि जब आप ऑफिशियली किसी चीज़ के बारे में मुत्तला करते हैं, इत्तला देते हैं, तो हम कहते हैं कि ये नोटिफाई करवाया गया है, या नोटिफिकेशंस के थ्रू हम ये इत्तला देते हैं। तो द एक्ट ऑफ टेलिंग समवन ऑफिशियली अबाउट समथिंग आर अ डॉक्यूमेंट दैट डज दिस इज़ अ नोटिफिकेशन। उसके बाद गज़ट ऑफ पाकिस्तान क्या चीज़ है? देखें, एक गवर्नमेंट का डेली पब्लिश होने वाला अखबार है जिसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं ताकि गवर्नमेंट के तमाम स्टेक होल्डर्स तक वो इत्तला पहुंच जाए। अगर कोई पोस्टिंग हो रही है, कोई अपॉइंटमेंट होती है, कोई SRO इशू होता है, कोई नोटिफिकेशन इशू हो रहा है, कोई ऑफिसर्स जो है वो छुट्टी पे जा रहा है, या किसी को अवार्ड मिला है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन इस पेपर के अंदर पब्लिश या मुश्तहर कर दी जाती है, जिससे गवर्नमेंट की सारी मशीनरी बाखबर हो जाती है कि किसी किस्म का अगर कोई लॉ पास हुआ है, उससे रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन है तो वो गज़ट नोटिफिकेशन बन जाएगा। अगर कोई SRO इसके अंदर मुश्तहर करना है तो वो इसके अंदर शामिल किया जाता है। सो वी कैन से द गज़ट ऑफ पाकिस्तान इज़ द ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। दिस गज़ट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एक्ट्स, ordinances, regulation, orders, SROs, notification, appointments, promotions, leave and award। ये है गज़ट ऑफ पाकिस्तान। इसके बाद अब देखें कि इसके अंदर से हमें और भी कुछ टर्म्स मिलती हैं जिनको हम आगे चल के देखते हैं, जैसा कि ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि ये वो इस्तेहकाक है या वो डिस्क्रिशनरी पावर है जो कि हमारा आइन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, जो हेड ऑफ स्टेट होते हैं, उनको मुहैया करता है कि जब भी पार्लियामेंट का सेशन इंटैक्ट नहीं होता तो ये इख्तियार प्रेसिडेंट के पास है कानून के तहत कि वो कानून साजी का अमल आर्डिनेंसेस के थ्रू कर सकते हैं।
A law promulgated by the president when the National Assembly is not in session, in exercise of the power vested in him by Article 89 of the Constitution of Pakistan. और जब फिर पार्लियामेंट का सेशन इंटैक्ट होगा तो इसको वैलिडेट कर लिया जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस हमारा कानून साजी का आगे बढ़ता है। इसके बाद एक और टर्म इस्तेमाल होती है हमारे कवानीन में, आगे हम चैप्टर्स के अंदर भी ये टर्म्स देखेंगे, दैट इज़ कॉल्ड द SROs। मुख्तलिफ गवर्नमेंट के अदारे, मिनिस्ट्रीज़ SROs इशू करती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर्स। इट मीन्स कि किसी कानून के ताबे ये आर्डर इशू किए जाते हैं। स्टैट्यूटरी एंड रेगुलेटरी टर्म्स का मतलब है अ डिवीजन ऑफ ए कोड और अदर कंपाइलेशन ऑफ लॉज और रेगुलेशन by the subject matter. Also, individual statute may be divided by the subject matter into the titles. Usually, a title is the largest major division of the code or other compilation or of a bill or the section of law. इस तरह से हम स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी ऑर्डर या SROs को डिफाइन करते हैं या इस टर्म को समझते हैं। उसके बाद एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, जिसको हम कहते हैं एक्ट पास हो गया है, जैसे हम कहते हैं जी हमारा फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जो कानून है, दैट इज़ कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्ट? देखिए, जो हमारा पार्लियामेंट सिस्टम है जमहूरियत का, उसके अंदर 2 ईवान पर मुश्तमिल हमारी पार्लियामेंट काम करती है। लोअर हाउस है, उसको हम कहते हैं नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर जो लेजिस्लेचर हैं वो डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं जो कि कानून साज कहलाते हैं। जब वो कोई कानून 2/3 अक्सरियत से पास कर लेते हैं तो फिर वो चला जाता है अपर हाउस को, जिसको सेनेट ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, जहां तमाम फेडरेशन यूनिट्स की इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर कानून सेनेट ऑफ पाकिस्तान से भी अप्रूव हो जाए अक्सरियत से, तो फिर वो हेड ऑफ़ द स्टेट यानी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास चला जाता है उनके सिग्नेचर के लिए। जैसे ही वो साइन करेंगे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है। तो यस, वी कैन डिफाइन द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन द लीगल टर्मिनोलॉजी। एक्ट इज यूज्ड टू मीन द स्टैट्यूट अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। ओरिजिनली इट इज अ बिल which when passed by both the houses through a specific procedure turn out as an act. Act either create a new law or make amendment in the existing one. An act focuses on the particular subject and contain the various provision related to it. इस तरह से ये एक्ट है। अब लॉ को देखते हैं कि फिर लॉ क्या चीज़ है। यस, अब ये कम्बिनेशन है जिसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन को कंबाइन करके आपको बताया गया है। तो लॉ इज अ सेट ऑफ ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस सेट अप एंड इन्फोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट। It is aimed at the governing the conduct of the citizen of the country, protecting their rights and also ensuring the equality among them. That is, every person is treated in the same way. It prescribes the right and duties to the member of the society. तो इस तरह से लॉ को हमने समझा। नेक्स्ट फिर हम चलते हैं जी रेगुलेटरी रजीम और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हेयर इन पाकिस्तान। तो आपके सामने है एक फ्लो चार्ट है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन, SBP prudential regulation for the prudency of the banking channel in Pakistan. Trade policy order are related to the government side, regulations on import and export activities. Then we have the anti-money laundering laws, negotiable instrument, Contract Act, Bill of Lading Act, then the International Law and Standard. Particularly we are talking about the International Chamber of Commerce documentation, जो कि सेट ऑफ रूल्स हैं इंटरनेशनली हमारे पास। इस तरह से हमारा जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है इसको हम ऑनवर्ड अपनी इटरेशंस के अंदर सेगमेंट करते जाएंगे एक एक करके, ठीक है। तो आज उसके फंडामेंटल्स सिर्फ इंट्रोडक्शंस के तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं कि हम फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि फॉरेन एक्सचेंज का क्या मतलब है। व्हाट इज़ द फॉरेन एक्सचेंज और द फॉरेक्स? फॉरेन एक्सचेंज और द फॉरेक्स, जिसको FX भी कभी लिखते हैं आप, इज द कन्वर्जन ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इनटू अनदर। In a free economy, a country currency is valued according to the law of supply and demand. In other words, a currency value can be pledged
to another country's currency such as the US dollar or even to the basket of the currencies जो अवेलेबल हैं, जो legitimate हैं, जो लीगल है, जिनका ट्रेड यहाँ पर या कन्वर्जन अलाउ किया गया है हमारी जुरिस्डिक्शन में. फॉर एग्जाम्पल, one can swap the US dollar for the euro. Yes, the foreign exchange transactions can take place on the foreign exchange market, also known as the फॉरेक्स मार्केट. ये काम कहाँ हो रहा होता है? फॉरेक्स मार्केट के अंदर हो रहा होता है. फॉरेन एक्सचेंज वेन्यूज comprises the largest security market in the world by the nominal values with the trillion of dollar changing hands each day. ये रोज़ाना जो कन्वर्जन होती है, जो पेमेंट्स होती हैं, फ़र्ज़ करें आपने इंपोर्ट किया है तो ज़ाहिर है उसका बिल पे करना है, तो फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत होगी, मल्टीपल करेंसीज की ज़रूरत होगी जिनको कन्वर्ट करके आप पेमेंट्स करते हैं. पाकिस्तानी रुपी से हम डॉलर को कन्वर्ट करते हैं, दूसरी जो लेजिटिमेट करेंसीज हैं उनमें कन्वर्ट करते हैं ताकि हम पेमेंट्स प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट के मुताबिक उसको करके तो फिर हम रेमिटेंस करते हैं. फॉरेन एक्सचेंज को डिफाइन कैसे किया गया है? याद रखिएगा कि फॉरेन एक्सचेंज की जो डेफिनेशन है वो हमें SBP एक्ट 1956 में मिलती है. नॉट इन द फीरा एंड एनी अदर प्लेस बट इन द फॉरेन एक्सचेंज, जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 है उसमें मिलती है. तो फॉरेन एक्सचेंज मीन्स द फॉरेन करेंसी एंड इंक्लूड्स द एनी इंस्ट्रूमेंट drawn, accepted, made or issued under the clause 8 of section 17 of the State Bank of Pakistan Act 1956 D. Foreign exchange means, अब ये definition है कि foreign exchange क्या होता है according to our definitions जो हमें given. Foreign currency and includes the any instrument drawn, accepted, made or issued under clause 8 of section 17 of the State Bank of Pakistan Act 1956. All deposits, credits and balance payable in any foreign currency and any draft, traveler checks, letter of credit and bill of exchange expressed are drawn in Pakistani currency but payable in any foreign currency. That is the key and the basic definition of foreign exchange. ठीक है. अब जो फॉरेन एक्सचेंज करने वाला है उसको क्या कहते हैं, उसकी जो डेफिनेशन है वो आपको फीरा 47 या फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 में मिलती है, जिसको ऑथोराइज डीलर कहते हैं. और अथॉरिटी कौन देता है टू डील विद द कन्वर्टेबल और द मल्टीपल करेंसीज? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक लाइसेंस के थ्रू ऐसी अथॉरिटी देता है, और जिसको वो अथॉरिटी मिलती है वो फिर करेंसी डील कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है जितना उसको इख्तियार दिया गया हो उस लाइसेंस के थ्रू जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान देता है. ठीक है. इसी तरह से अब हम कुछ और फंडामेंटल देखते हैं, क्योंकि अब हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी ट्रांजैक्शन की तरफ जाना है. तो अब हम समझते हैं कि ट्रेड क्या है और ट्रेड को हम किस तरह सेग्रीगेट कर सकते हैं. यस, अगर हम दो कैटेगराइजेशंस के अंदर पहले इसको सेग्रीगेट कर लें, डोमेस्टिक ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, तो हमारे लिए और आसानी हो जाएगी. डोमेस्टिक ट्रेड के अंदर फिर हम मज़ीद इसको बाइफरकेट करते हैं, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड. ठीक है. मेरा एक प्रोडक्शन हाउस है, सबसे पहले मैंने अपने प्रोडक्शन यूनिट तैयार किए, अपनी फैक्ट्री के वेयर हाउस में रखे, या उनको मैं किसी प्राइवेट वेयर हाउस के अंदर स्टोर करूँगा. देन वहाँ से होलसेलर मेरी प्रोडक्ट को लेके जाएंगे, उनके साथ मेरा सौदा होगा, और उसके बाद वो रिटेलर को बेचेंगे. रिटेलर अल्टीमेटली फिर कंज्यूमर के पास वो चीज़ें फ़रोख्त करते हैं. इस तरह से हमारा ये एक बिज़नेस साइकिल चलता है. और कनेक्टिविटी का जहाँ तक ताल्लुक है कि ये पूरा जो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं कि ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनीज काम कर रही होती हैं, जो आपको लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशंस की फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, कनेक्टिविटी देती हैं, ताकि आपकी प्रोडक्ट आपके वेयर हाउस से लेके और अल्टीमेट कंज्यूमर तक वो पहुंच जाएं. इंटरनेशनल ट्रेड को हम बाइफरकेट करेंगे, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड इंटरपोर्ट ट्रेड. अब तीनों को हम समझते हैं कि इंपोर्ट क्या है, एक्सपोर्ट क्या है, इंटरपोर्ट ट्रेड क्या है. वेन एवर एनी लीगल कंसाइनमेंट विल इंटर इन आवर टेरिटरी, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट, एंड वाइस वर्सा वेन एवर एनी एलिजिबल एंड लीगल प्रोडक्ट विल बी क्रॉस बॉर्डर or the cross our jurisdiction, that will be export. ठीक है. ये देखना होगा कि वो प्रोडक्ट हमारी लीगल हो, एलिजिबल प्रोडक्ट हो, जिनको मेंशन किया जाता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर्स के अंदर. जो इस वक्त अवेलेबल इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी आर्डर्स हैं वो 22 के हैं. उनको भी हम लेटर ऑन डिटेल के साथ इंशाल्लाह समझेंगे. ठीक है.
अब ट्रेड को डिफाइन कैसे करना है? अगर आपसे ये पूछता है कोई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड एंड बिजनेसेस एंड हाउ कैन वी डिफरेंशिएट द ट्रेड एंड बिजनेस एक्टिविटीज, तो अब आप वो डेफिनेशन को समझेंगे। देखें, जब भी हम ट्रेड की बात करेंगे, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू एक्टिविटीज, मेनली the sale and purchase, buying and selling activities. Trade refer only to the buying and selling activities which form a part of the business activities. Also, the word trading is used more often to describe the buying and selling activities involving the large quantities between the trader rather than the selling to the retail customer. ठीक है, तो ट्रेड को आप प्रिसाइसली अगर जानना चाहें तो दो एक्टिविटी का नाम है बाइंग एंड सेलिंग। अच्छा जी, उसके बाद बिजनेस क्या है? फिर बिजनेस जो है ये एक बड़ा होराइजन है। ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ द बिजनेस, इट मीन्स कि कोई और फंक्शन ऐड हो रहा है तो एक फंक्शन और ऐड कर देते हैं, बाइंग, सेलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। जब ये तीन चीज़ें शामिल हो जाएंगी तो इट मीन्स कि अब हम बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। तो हम डिफाइन कर सकते हैं बिजनेस को मुख्तलिफ तरीक़ों से। लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेसेस। बिजनेस इज अ टर्म यूज्ड फॉर ऑल द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस. This include three basic activities of buying, manufacturing and selling. In addition, businesses may carry out the additional activities such as the product design, advertising and financing etc. ये मुख्तलिफ aspects also the part of the business activities. Yes, हम एक और तरीके से define कर सकते हैं businesses को, economic system in which the goods and services are exchanged for one another or the money on the basis of their perceived worth. अब perceived worth क्या है? How can the product satisfied you? That will be the perception of the goods. ठीक है, तो परसेप्शन आपकी चेंज होती रहती है। जिस तरह से आप मार्केट के अंदर जाते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट को देखते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स को देखते हैं, उसी तरह से टूवर्ड्स द प्रोडक्ट आपकी परसेप्शन भी वेरी कर रही होती है। जापानीज़ प्रोडक्ट की तरफ आपकी परसेप्शन और होगी, चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ आपकी परसेप्शन में भी कि वेरी कर गई हो। इस तरह से जिस तरह भी आपको प्रोडक्ट सेटिस्फाइड करती हैं वो उसकी परसीव्ड वर्थ है। Yes, we can say that any legal activity undertaking with the motive of profit by taking risk is called the businesses. एक और डेफिनेशन ये हो सकती है पॉसिबल। फिर इसके बाद बिजनेसेस, क्योंकि इतना बड़ा होराइजन है इसका कि इसके अंदर बहुत सी और एक्टिविटीज शामिल होती जाती हैं। द टर्म बिजनेस इंक्लूड द ट्रेड, कॉमर्स, इंडस्ट्री एंड रिलेटेड एक्टिविटीज. Yes, the term commerce include the trade and other related activities. For example, the banking, insurance, shipment services are also there. तो इस तरह से आपने देखा कि ट्रेड और बिजनेस को हम इस तरह से एलेबोरेट कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं। उसके बाद जो अहम तरीन चीज़ है वो है एप्लीकेशन, कि अब ये बिजनेसेस और ट्रेड को तो हमने देख लिया, अब इसको अप्लाई कैसे करना है। देखें, आज की दुनिया के अंदर जो टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट की गई है फॉर द एप्लीकेशन ऑफ बिजनेसेस वो है B2B, B2C, B2G, C2C बिजनेसेस। और ये आपकी फिंगर टिप पे चीज़ें होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें कि अगर मैं कहता हूँ B2B बिजनेस, इट मीन्स द कंपनी एंड अदर कंपनी ट्रांजेक्शन इज देयर. As opposed to a transaction involving a consumer, the term may also describe a company that provides the goods or services for another company. जब एक बिजनेस हाउस से दूसरे बिजनेस हाउस को ट्रांजैक्शन हो रही हो तो हम कहते हैं कि ये B2B बिजनेस है। इसी तरह से B2C बिजनेस, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस टू द कंज्यूमर ट्रांजैक्शन. बिजनेस टू कंज्यूमर ट्रांजैक्शन मीन्स अ ट्रांजैक्शन दैट अकर बिटवीन अ कंपनी एंड अ कंज्यूमर. इसी तरह से एक और ट्रेड है, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड, दैट इज द बिजनेस टू जी. इट मीन्स द B2G बिजनेस. बिजनेस टू गवर्नमेंट बिजनेस is a derivative of B2B marketing and often referred to as a market definition of a public sector marketing. Public sector marketing क्या है? Government की marketing, government procurements, which encompasses marketing product and services to a various government level, including the federal, state and the local product and services through the integrated marketing communications techniques such as the strategic public relations, branding, advertising and the web-based communication is also there. तो ये जो activities हैं ये कहलाती हैं
B2G आर द बिजनेस टू गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन। इसी तरह से एक और ट्रांजेक्शन है दैट इज आल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट, C2C ट्रांजेक्शन। यस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन इज आल्सो देयर, इज अ बिजनेस मॉडल वेयर टू इंडिविजुअल ट्रांजेक्ट or conduct the business with each other directly. Yes, normally takes the form of an action where the bidding is done online. Bidding process जब ऑनलाइन होता है तो हम कहते हैं कि ये C2C कनेक्टिविटी के थ्रू ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इस तरह से ये जो टर्मिनोलॉजी हैं ये एप्लीकेशन ऑफ बिजनेसेस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने देखा था कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बाद जो तीसरी एक लेग थी वो कहलाती है इंटरपोर्ट ट्रेड। अब इंटरपोर्ट ट्रेड क्या है? देखिए, इंटरपोर्ट ट्रेड का मतलब ये है कि आप कोई मटेरियल, रॉ मटेरियल बाहर से इंपोर्ट करते हैं और उसको यहाँ से रीसेल कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं। और इंटरपोर्ट ट्रेड जिस पोर्ट के ऊपर ये एक्टिविटी हो रही होती है वहाँ ड्यूटी फ्री होता है, वहाँ पर कोई ड्यूटी इम्पोज नहीं की जाती क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है आपकी मार्केट के अंदर नहीं इंटर हो रही होती। अ कमर्शियल operations whereby goods are imported into a country and re-exported without distribution within the importing country is a interport trade. और तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं, interport trade refer to a trade in one center for the goods of the other countries. Merchandise can be imported and exported without paying import duties in the interport trade. अब ये होता क्यों है? ये ज़्यादातर होता इसलिए है कि जब कोई शिप लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जा रहे होते हैं तो कभी कभार वो अपना ये जो वॉयज होता है इसको कट कर देते हैं ऐसी पोर्ट के ऊपर कि जहाँ पर उनकी प्रोडक्ट जो है सेल होने के लिए तैयार होती हैं या वो वहाँ से री एक्सपोर्ट हो सकती हैं। फिर वो अपनी अगली जर्नी जो होती है उसको वहाँ ख़त्म कर देते हैं। जैसे यहाँ कहा गया है, merchandise can be imported and exported without paying import duties in the interport trade because of the favorable trade conditions. Profit is possible in interport trade. For example, the ship hesitating to travel the entire length of the long trading route can sell it to the interport trade. अब वो आगे नहीं जाना चाहते, मज़ीद सेलिंग जारी नहीं रखना चाहते, तो वो उस पोर्ट के ऊपर जो मिडल पोर्ट है या रास्ते की पोर्ट है वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को सेल कर देते हैं। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द शिप हेजिटेटिंग टू ट्रेवल द इंटायर लेंथ ऑफ द लॉन्ग ट्रेडिंग रूट कैन सेल इट टू द इंटरपोर्ट। द इंटरपोर्ट सेल these goods at the higher price to the ship traveling the other segment of the route. अब जो आगे जाने वाला शिप है जो उन प्रोडक्ट को और डेस्टिनेशन पोर्ट की तरफ लेके जा रहा होता है वो हायर प्राइस पे यही प्रोडक्ट ले लेता है और फिर वो आगे अपने बायर को सप्लाई कर देता है। इस तरह से प्रॉफिट अर्निंग भी हो जाती है और ये ट्रेड जो है आपको एक सूदमंद ट्रेड के तौर पे पोर्ट के ऊपर ही विदाउट इम्पोजिंग एनी इम्पोर्ट ड्यूटी आपको बेनिफिट करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, द हाइट ऑफ द स्पाइस ट्रेड इन यूरोप। फॉर एग्जांपल, द लॉन्ग ट्रेड रूट नेसेसरी फॉर द डिलीवरी ऑफ द स्पाइसेस टू द यूरोप made the market price of the goods much more expensive than the original buying price. If a trader did not want to travel the entire route, they may use the interport on the way to sell their goods. तो वो इस तरह कर सकते हैं कि रास्ते के अंदर ही उनको सेल कर दें। अब हम देखते हैं कि हमारे रीजन में जो इस वक्त बेस्ट एग्जाम्पल है इंटरपोर्ट ट्रेड की वो कौन सी है। अब मैं कहता हूँ कि एक शिप जो है चाइना से चलता है और रास्ते में सिंगापुर है, तो सिंगापुर इज़ अ बेस्ट डेस्टिनेशन ऑफ द इंटरपोर्ट ट्रेड। वी कैन से दैट द सिंगापुर इज़ एन इंटरपोर्ट ट्रेड फॉर द एशिया आल्सो। यस, द रॉटरडैम फॉर द यूरोप, द बेस्ट पोर्ट, द रॉटरडैम इज़ अ बिग इंटरपोर्ट ट्रेड in the Europe. Yes, and the Copenhagen for the Baltic region, the Scandinavian country, Copenhagen is a much famous country. वो भी एक इंटरपोर्ट ट्रेड के तौर पे एक्ट करती है। तो इस तरह से ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड है जिसको इक्वली इम्पोर्टेंसी हासिल है विज़ावी द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट जो कि हमारी रेगुलर ट्रांजैक्शंस हैं। तो आज हमने
जो फंडामेंटल्स हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को सीखा है, उसके बाद बेसिक डेफिनेशंस देखी हैं, और ट्रेड की सेगमेंटेशन को समझने की कोशिश की है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड को समझा है, डोमेस्टिक ट्रेड की लेग को थोड़ा सा हमने डिफ़ाइन किया है, और मुख्तलिफ एस्पेक्ट से उसको जानने की कोशिश की है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम होगा उसके अंदर हम फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन से रिलेटेड कुछ और चीज़ें आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सो स्टे ट्यून्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।